वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 में। तो आज हमारा आपदा प्रबंधन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ आज आप लोग के लिए मैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इकाई 5 यानी कि चैप्टर 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो 5 चैप्टर का यानी कि इकाई 5 का नाम है हमारा आपदा काल में वैकल्पिक संचार की व्यवस्था। यानी कि आपदा काल में वैकल्पिक संचार की व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप लोग बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट नंबर टॉपिक है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था से रिलेटेड फर्स्ट नंबर टॉपिक है कि हमारे भारत में चक्रवात प्रभावित क्षेत्र पूर्वी तटीय भाग गुजरात का तटीय क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यानी कि भारत में जो चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है पूर्वी तटीय भाग का गुजरात का तटीय क्षेत्र एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और उसके बाद है हमारा संचार, हमारा ये संचार साधन, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि संचार साधन कौन कौन से हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है तटीय भाग पूर्वी तटीय भाग गुजरात का तटीय क्षेत्र एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये जो है भारत का चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद है संचार साधन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हमारा टॉपिक है संचार साधन के बारे में। यानी कि संचार साधन से रिलेटेड टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट नंबर है हमारा रेडियो तरंग इलेक्ट्रॉनिक मैग्निक होती है। यानी कि जो रेडियो तरंग है वो इलेक्ट्रोमैग्निक होता है। रेडियो तरंग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्निक होता है, जिसे हम एंटीना द्वारा, एक एंटीना होता है, आप लोगों ने कई बार रेडियो में देखा होगा, जिसे हम एंटीना द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है। यानी कि रेडियो का जो इलेक्ट्रोमैग्निक होता है उसे हम एंटीना द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करते हैं। रेडियो तरंगों निम्न उच्च और अत्यधिक उच्च की फ्रीक्वेंसी हो सकती है। यानी कि जो रेडियो का तरंग है ऊंचा नीचा धीमे एंड तेज स्वर में फ्रीक्वेंसी हो सकती है। एंड उसके बाद है हमारा टॉपिक की एमच्योर अथवा हेम रेडियो। यानी कि एमच्योर अथवा हेम रेडियो के बारे में डिस्कस करना है कि एमच्योर अथवा हेम रेडियो क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, ये किस टाइप का रेडियो होता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एमच्योर अथवा होम रेडियो। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। तो एमच्योर रेडियो को हम हेम रेडियो भी कहते हैं। यानी कि जो एमच्योर रेडियो है उसे हम लोग हेम रेडियो भी कह सकते हैं, उसे हम लोग हेम रेडियो भी बोल सकते हैं। इसके लिए आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसके आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए इस रेडियो के लिए, हेम रेडियो के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। वास्तव में हेम रेडियो में कुछ विशेष, यानी कि वास्तव में रियल में हेम रेडियो में कुछ विशेष फ्रीक्वेंसी की तरंगे का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नियमों के अनुसार होता है, जिसका नियंत्रण भारत में संचार मंत्रालय के द्वारा अधीन बेतार परियोजना एवं समन्वय स्कंद द्वारा किया जाता है। यानी कि जो एमच्योर रेडियो यानी कि हेम रेडियो के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो एमच्योर रेडियो को हम हेम रेडियो भी कह सकते हैं। इसका एक नेम है हेम रेडियो। आप लोग एमच्योर रेडियो लिखिए या फिर हेम रेडियो, दोनों का मायने समान ही होता है। इसके लिए आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है आवश्यकता इंपॉर्टेंस नहीं होती है। वास्तव में हेम रेडियो में कुछ विशेष फ्रीक्वेंसी लगी होते हैं, जो यानी कि कुछ विशेष टाइप्स की मशीनी तरंग का प्रयोग किया जाता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नियमों के अनुसार होता है, जिसका नियंत्रण भारत में संचार मंत्रालय के अधीन बेतार परियोजना एवं समन्वय स्कंद द्वारा किया जाता है। उसके बाद है हमारा टॉपिक कि हमारे देश में, यानी कि हमारे देश में लगभग 15,000 लाइसेंस होल्डर एमच्योर रेडियो ऑपरेटर हैं। यानी कि हमारे जो देश है, हमारा देश भारत में लगभग 15,000 लाइसेंस होल्डर एमच्योर रेडियो ऑपरेट है, यानी कि ऑपरेट किया गया है। भारत में इसका प्रयोग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो एमच्योर रेडियो है इसका प्रयोग भारत में धीरे धीरे, इसकी जो प्रयोग है, लोगों को यूज करने का जो क्षमता है वो धीरे धीरे, इसका यूज करने का क्षमता भारत में बढ़ता जा रहा है। लोग इसे अधिक मात्रा में प्रयोग करते जा रहे हैं। और कहा जाता है कि भारत में यार संचार प्रणाली का एक सृजनशील हॉबी के रूप में विकसित हो रहा है। यानी कि भारत में जो एमच्योर रेडियो संचार प्रणाली है इसका एक सृजनशील हॉबी के रूप में विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है हमारे इंडिया में, हमारे भारत में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा हेम
के लिए एक सूक्ष्म तरंग वाले सैटेलाइट का निर्माण किया गया है। यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो है, भारतीय अंतरिक्ष के बारे में जो मिशन तैयार करते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा हैम रेडियो के लिए एक सूक्ष्म तरंग वाले सैटेलाइट का निर्माण किया गया है। यानी कि उसके लिए एक सूक्ष्म तरंग वाले सैटेलाइट का निर्माण कर दिया गया है इस एमसीओ रेडियो के लिए। एंड उसके बाद है हमारा टॉपिक उपग्रह संचार, यानी कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उपग्रह संचार के बारे में। अभी हम लोगों ने एमसीओ रेडियो के बारे में पढ़ा, एंड रेडियो के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उपग्रह संचार के लिए। तो ये जितने भी टॉपिक हम आप लोग के सामने डिस्कस करते हैं, तो ये सारे के सारे बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर है, एंड इसमें से 100% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप लोग टॉपिक को पढ़िए और इसे विस्तृत रूप से एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसे विस्तृत रूप से लिखिए। तो उपग्रह संचार हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी उपग्रह संचार के बारे में कि उपग्रह संचार क्या होता है। तो आप लोगों ने उपग्रह संचार के बारे में तो सुना ही होगा, उपग्रह के बारे में भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा एंड पढ़ा होगा। तो पढ़ते हैं कि उपग्रह संचार होता क्या है। तो अंतरिक्ष में प्रस्थापित उपग्रह कई प्रकार के होते हैं। जैसे अंतरिक्ष हमारा है, वहां पे प्रस्थापित यानी कि वहां पे स्थापित उपग्रह कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, जिन उपग्रहों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रेक्षित किया जाता है। यानी कि सभी उपग्रहों का कार्य अलग अलग होता है, सभी के उद्देश्य अलग अलग होते हैं, उसके लिए उसे प्रेक्षित किया जाता है। इसमें संचार उपग्रह और सुदूर संवेदी उपग्रह प्रमुख होते हैं। यानी कि जितने भी उपग्रह हैं उस उपग्रह में सबसे इंपॉर्टेंट होता है संचार उपग्रह और सुदूर संवेदी उपग्रह। इन दोनों का जो इंपॉर्टेंस होता है वो कई मात्रा में अधिक रूप से होता है, प्रमुख होता है। भारत में दूरदर्शन, मौसम विज्ञान और आपदा संबंधी चेतावनी देने के लिए इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसेट और संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS शामिल है। यानी कि दूरदर्शन, भारत में हमारे दूरदर्शन मौसम विज्ञान और आपदा संबंधी चेतावनी देने के लिए, यानी कि लोगों में चेतावनी फैलाने के लिए देने के लिए इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसेट और संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए इंडिया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यानी कि IRS शामिल है। इसका इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का शॉर्ट नेम आप लोग IRS, एग्जाम में IRS भी पूछ सकता है। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझिएगा एंड पढ़िएगा और बिल्कुल याद रखिएगा, इस टॉपिक को लर्न रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि जो है भारत में दूरदर्शन मौसम विज्ञान और आपदा संबंधी जो चेतावनी देने के लिए है वो किस सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। और संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS शामिल है। एंड उसके बाद है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। क्वेश्चन है हमारा कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य रीजन क्या है, मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा केबल का टूट जाना, यानी कि केबल जो होता है उसका टूट जाना सामान्य संचार व्यवस्था में बाधित होने की यानी कि रुकावट होने का सबसे मुख्य रीजन है, सबसे मुख्य कारण है। एंड उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन हमारा कि संचार में सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय जो साधन है, सबसे लोकप्रिय जो सभी के लिए एकदम लोकप्रिय साधन बना हुआ है, तो वो कौन सा है। तो आई होप आप लोगों को सभी को पता होगा सार्वजनिक टेलीफोन। जो सार्वजनिक टेलीफोन है वो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। एंड उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। सुदूर संवेदी उपग्रह और रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो है इसका प्रयोग किस लिए होता है। अभी हम लोगों ने टॉपिक में पढ़ा और टॉपिक पढ़ने के बाद 2-4 क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं। हर वीडियो में ऐसा होता है कि 2-4 टॉपिक पढ़ने के बाद 2-4 क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो यानी कि वो टॉपिक से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो क्वेश्चन है हमारा कि सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग जो उपग्रह है उसका प्रयोग किस लिए होता है, उसका यूज जो होता है वो किस चीज के लिए होता है। सुदूर संवेदी उपग्रह या फिर रिमोट सेंसिंग उपग्रह। तो ये जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह है इसका प्रयोग संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। इसका यूज जो किया जाता है, इसका प्रयोग वो संसाधन को खोजने के लिए किया जाता है। एंड उसके बाद है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो देखते हैं कि हमारा फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखिए। यानी कि जो सामान्य संचार व्यवस्था बाधित हो जाता है, सामान्य संचार व्यवस्था में रुकावट आता है, उसका प्रमुख कारण क्या है। क्या कारण है जो सामान्य संचार व्यवस्था में रुकावट आने लगता है, रुकावट आ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं कि आंसर क्या दिया हुआ है। तो
तो आंसर हो जाएगा सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के निम्न रीजन है, यानी कि निम्न कारण है। जो सामान्य संचार व्यवस्था होता है उसका बाधित होने का निम्न कारण है, यानी कि क्या कारण है, निम्न कारण है। तो फर्स्ट नंबर कारण है कि केबल का टूट जाना, दूसरा है बिजली आपूर्ति का बाधित होना, और तीसरा है हमारा कि संचार भवनों के ध्वस्त होने पर संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाना, यानी कि जो संचार भवन है, जो संचार भवन है उसका ध्वस्त होना, यानी कि टूट फूट जाना, क्षतिग्रस्त हो जाना, जिससे कि संचार जो यंत्र है वो भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसीलिए सामान्य संचार व्यवस्था में बाधा पड़ जाती है। केबल टूट जाने की वजह से भी बाधा पड़ जाती है। बिजली की आपूर्ति से बाधित होना, यानी कि बिजली पूरी मात्रा में नहीं मिल पाती है। और उसके बाद लास्ट है हमारा 4 नंबर, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना, जो ट्रांसमिशन टावर है उसका क्षतिग्रस्त हो जाना। यही सब रीजन है कि सामान्य संचार में बाधित, ये सब सारे के सारे रीजन सामान्य संचार व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो पहला है हमारा कि प्राकृतिक आपदा में, क्वेश्चन हमारा पहला है कि प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार माध्यमों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राकृतिक आपदा में, जो प्राकृतिक आपदा होता है उसमें वैकल्पिक संचार, जो वैकल्पिक संचार के माध्यम है उसका विवरण प्रस्तुत करना है, उसे डिफिनेशन, उसका जो डिफिनेशन है उसे लॉन्ग मात्रा में डिफिनेशन को समझाना है, यहाँ पर डीप करके समझाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग रेडियो संचार के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि रेडियो संचार क्या है। इसमें विवरण करना है प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार का। तो सबसे पहले हम लोग रेडियो संचार के बारे में इसमें विवरण में लिखेंगे। तो रेडियो तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, जिसमें एंटीना द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है। रेडियो तरंग निम्न में से अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेंसी की होती है। रेडियो रिसीवर को खास फ्रीक्वेंसी पर रखकर हम खाते संकेत प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लंबी दूरी के संपर्क साधन के लिए फ्रीक्वेंसी की तरंगों तथा बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी वाले तरंगों का प्रयोग कम दूरी के लिए किया जाता है। और उसके बाद है कुछ विशेष फ्रीक्वेंसी की तरंगों का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नियमों के अनुसार होता है, जिसका नियंत्रण भारत संचार मंत्रालय के अधीन बेतार आयोजन एवं समन्वय स्कंध द्वारा किया जाता है। तो ये था कुछ हमारा उसका डिफिनेशन संचार व्यवस्था का। और उसके बाद है हमारा दूसरा, निम्नलिखित पर नोट लिखिए, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित पे नोट लिखना है, यानी कि निम्नलिखित पे टिप्पणी करना है, यानी कि नोट लिखना है। तो ये हमारा कि हेम रेडियो पे हमें नोट लिखना है। तो हेम रेडियो के बारे में नोट आप लोग लिख सकते हैं कि एमसीओ रेडियो को भी हेम रेडियो कहा जाता है। जो हेम रेडियो है उसे एमसीओ रेडियो भी कहा जाता है और एमसीओ रेडियो को भी हेम रेडियो कहा जाता है। इसके लिए आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती। वास्तव में हेम रेडियो है उसके नियम अनुसार इन फ्रीक्वेंसी सीओ एवं इस्तेमाल केवल अनुसंधान शिक्षा एवं व्यक्तिगत परियोजना के लिए होता है। इसके संचालन के लिए सीमित ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। जो इसका संचालन है, इसका चलने का जो तरीका है, इसका चलने का जो हैबिट है, उसके लिए सीमित ऊर्जा की आवश्यकता कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई जरूरत नहीं होती है, जिसकी पूर्ति जनरेटर बैटरियों द्वारा आसानी से की जा सकता है। जिसका जो पूर्ति है वो जनरेटर की बैटरी होती है, उसके द्वारा आसानी से इसकी पूर्ति की जा सकती है। एंड उसके बाद है हमारा दूसरा उपग्रह संचार के बारे में कि अंतरिक्ष में हम लोग पढ़ रहे हैं उपग्रह संचार के बारे में। तो अंतरिक्ष में प्रस्थापित उपग्रह कई प्रकार के होते हैं। हमारे अंतरिक्ष में प्रस्थापित उपग्रह कई प्रकार के होते हैं जिन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रक्षेप में रखा गया है। यानी कि जो है हमारे उपग्रह वो कई प्रकार के होते हैं और सबका उद्देश्य अलग अलग होता है, इसी पक्ष से उसे रखा गया है। अनेक उपग्रह का कार्य अनेक भी होता है, अनेक उद्देश्य के लिए वो उपग्रह बनाए जाते हैं। उसके बाद इसमें संचार और सुदूर उपग्रह संवेदी उपग्रह के रूप में प्रमुख है। यानी कि जो संचार उपग्रह है और सुदूर उपग्रह है वो प्रमुख उपग्रह है। भारत में दूरदर्शन, मौसम विज्ञान और अपराध संबंधी चेतावनी देने के लिए इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसेट और संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट शामिल है। इसके बारे में हम लोग आगे वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जो है भारत में दूरदर्शन, मौसम विज्ञान और अपराध संबंधी चेतावनी देने के लिए इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसेट और संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS शामिल है। तो आज का था यह हमारा कुछ
कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग को ये कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। एंड ये सारे के सारे जो टॉपिक एंड क्वेश्चन थे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इस क्वेश्चन को पढ़ के, इस टॉपिक को पढ़ के बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।